जी दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे कोशिका चक्र के बारे में। और अभी तक की बात लगभग लगभग आपके दिमाग में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि हम लोग कोशिका चक्र जो है उसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एक कोशिका दो कोशिका में कैसे विभक्त हो रही है उस चीज को समझना अपने आप में बहुत जरूरी है। और उन्हीं बातों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिका चक्र को बना रहे हैं। मैं दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने कोशिका चक्र का, जो चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सके। देखिएगा, तो इस एक सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो सामने, कोशिका चक्र के लिए। और इसी सर्किल को मैं सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जो अभी तक हमने लास्ट डायग्राम में किया था वो सब कुछ। ठीक है भाई, ऐसे बनाया था हमने। सबसे पहले इसका नाम दिया था हमने जीवन प्रावस्था। इसे हमने बोला था एस प्रावस्था। इसे हमने बोला था G2 प्रावस्था। और इसे हमने कौन सी प्रावस्था बोला था? एम प्रावस्था। याद है सबको? भूल गए? जी का मतलब क्या था? कल वाली क्लास में बताया था। जी का मतलब गैप वन। बिल्कुल, जी का मतलब है गैप वन। एस का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए या डीएनए का संश्लेषण। G2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है गैप टू। एम का मतलब तो विभाजन प्रावस्था है, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप में से किसी को। ठीक है, चलिए हम आगे हटा दे इसको। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी कोशिका विभाजन करने के लिए आएगी तो सबसे पहले किस प्रावस्था में आएगी? वो आएगी जीवन प्रावस्था में। मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका सबसे पहले विभाजन करने के लिए आ रही है, तो विभाजन करने के लिए इस कोशिका को जिस प्रावस्था में जाना पड़ेगा वो है जीवन। ठीक है, जीवन प्रावस्था में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। ये दिख रहा है आपको? मैं इंसान के लिए अगर आपको बताता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन प्रावस्था मनुष्य के लिए लगभग लगभग 11 घंटे की होती है, 11 आवर्स की। 11 घंटे की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रावस्था होती है, सबसे बड़ी प्रावस्था कोशिका चक्र की होती है जीवन प्रावस्था। इस चीज को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों, इसमें हम एक बात और बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कोशिका होगी वो विभाजन करेगी तो उसका निर्णय भी जहां पे लिया जाएगा वो यही प्रावस्था होगी। तो दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, विभाजन का निर्णय तीसरी बात, जब कोशिका विभाजन करने के लिए जाती है तो कोशिका को बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। चौथी बात दोस्तों, इस प्रावस्था के अंदर अगर देखा जाए तो कोशिका जो होती है वो कहाँ प्रवेश करती है? इस प्रावस्था में। तो मैं ये वाला पॉइंट भी लिख सकता हूँ, जीवन प्रावस्था के बाद कोशिका
एस प्रावस्था में प्रवेश करती है। करती है, सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी प्रावस्था होगी? जीवन प्रावस्था। मनुष्य के अंदर 23 घंटे का समय तैयारी में लगता है, तो 23 में से जो 11 घंटे का समय है वो कौन सी प्रावस्था में लगता है? जीवन प्रावस्था में। सबसे लंबी प्रावस्था यही होती है। कोशिका विभाजन करना या नहीं करना इसका भी निर्णय यहीं पे ही होता है। एस प्रावस्था से पहले ही प्रावस्था आती है। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एम प्रावस्था के बाद वाली प्रावस्था भी यही है, ठीक है। तो जीवन प्रावस्था एम प्रावस्था के बाद आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो ये कोशिका थी आपके पास, जीवन प्रावस्था के अंदर क्या हुआ? ये कोशिका अपने आकृति, अमाप और परिमाप में इसने क्या कर लिया? वृद्धि। सही है, हो गई जीवन प्रावस्था। ठीक, आगे चलें। अगला क्या है? एस प्रावस्था। दोस्तों एस प्रावस्था में होता क्या है कि कोशिका में जो डीएनए होता है वो डबल होता है। आपको बताया था क्यों? एक कॉपी है, दो बच्चों को कैसे दे सकता हूँ? कोशिका के अंदर एक ही डीएनए है तो दो कोशिकाओं में कैसे जा सकते हैं, वो वाली बात। तो यहाँ पर इसके बाद जो अगला चक्र आता है एस प्रावस्था, इस प्रावस्था में जो कोशिका है वो अपने आकार में भी वृद्धि करेगी, ठीक है। ये, और मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो चीज कर दी, एक था दो कर दिए मैंने, ठीक है। एस प्रावस्था में सबसे जरूरी क्या काम होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस प्रावस्था में, देखिएगा, डीएनए का प्रतिकृतियन, जिसको प्रतिकृतियन को बोलते हैं इंग्लिश में रेप्लिकेशन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो तारक केंद्र होता है उसका जीवनन होने का भी कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कोशिका में क्या होता है तारक केंद्र। तो तारक केंद्र का जीवनन, और दोस्तों हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके ऊपर भी कार्य यहीं पे ही होता है। तो मैं ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, हिस्टोन प्रोटीन पर कार्य, या हिस्टोन प्रोटीन, ये वही प्रोटीन है जिसपे डीएनए लिपटा हुआ रहेगा। और दोस्तों डीएनए प्रतिकृतिन करने के लिए एक एंजाइम जरूरी होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण भी यहीं पे ही होता है। अच्छे से क्लियर है आपको ये सब चीजें? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा ना उसका भी निर्माण होता है, ठीक है। बात समझने वाली ये है कि जीवन प्रावस्था में आपने सबसे बड़ी प्रावस्था इसको कह दिया, क्योंकि हम कितने घंटे की बोलते हैं? 11 घंटे की बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर अगर एक कोशिका दो कोशिका में विभक्त होगी तो एक कोशिका को दो कोशिका में विभक्त होने में 24 घंटे का समय लगेगा, और उसमें से 23 घंटे आपके जीवन एच और जी2 में ही चले जाते हैं, यानी कि 95% तक का लगभग भाग जीवन एच और जी2 में ही चले जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रावस्था है, विभाजन का निर्णय यही लेती है, प्रोटीन में आरएनए का निर्माण भी यही करती है। जीवन प्रावस्था के बाद जो कोशिका होती है वो कौन सी प्रावस्था में जाती है? एस प्रावस्था में। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कोशिका में जो एस प्रावस्था होती है इसको लगभग कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। तो 8 आवर्स का समय लगता है एस प्रावस्था में, 8 घंटे का समय लगता है कौन सी प्रावस्था में? एस प्रावस्था में। दोस्तों एस प्रावस्था का मतलब क्या हुआ? जो कोशिका आपके पास अभी जीवन प्रावस्था में वृद्धि करके आई है, जिस कोशिका ने आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कर लिया है, उस कोशिका को अब आगे है प्रावस्था में आके अपने डीएनए को क्या करना है? डबल, यानी कि डीएनए का क्या करना है? प्रतिकृतियन। डीएनए का प्रतिकृतियन इससे करना है क्योंकि एक कोशिका से कितनी कोशिका बननी है? 2 कोशिका। तो डीएनए का प्रतिकृतियन तो बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे जैसे ही आप डीएनए का प्रतिकृतियन करवा देंगे, और हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब डीएनए का प्रतिकृतियन होगा तो डीएनए बढ़ेगा, और डीएनए जिस प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। अब मान लो एक डीएनए ये था, हिस्टोन प्रोटीन लिपटा हुआ है, नया डीएनए बन गया तो उसके लिए भी हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो निर्माण वगैरह है, जो तारक का केंद्र का निर्माण वगैरह है, वो सारा कहाँ पे होता है? डीएनए संश्लेषण, यानी कि एस प्रावस्था में। अगली प्रावस्था दोस्तों जो आती है
उस प्रावस्था का नाम क्या होता है? G2 प्रावस्था। दोस्तों G2 प्रावस्था के अंदर सबसे पहले याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों का ही डबल होना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का ही गुणन होना भी यहीं पे ही होता है। तो जो G2 प्रावस्था होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का द्विगुणन, यानी कि डबल यहीं पे ही होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने एक चीज और अच्छे से सुनी होगी और उसका नाम है डीएनए, और डीएनए यानी कि एंजाइम वगैरह का निर्माण, तो हम ये कहते हैं जो एंजाइम का निर्माण होता है यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो भी होता है यहाँ पे। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण हम ये कह सकते हैं ये प्रावस्था जीवन और जीवन सॉरी एस और एम प्रावस्था की कहाँ थी? मध्य में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? यह प्रावस्था एस व एम प्रावस्था के मध्य आती है। आप कहेंगे सर तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो एस प्रावस्था आती है कहाँ आती है? जीवन और G2 के मध्य। सही है। तो ये कौन सी प्रावस्था हो गई? G2। याद रखिएगा मनुष्य के केस में जो G2 प्रावस्था होती है वो होती है 4 घंटे की, 4 आवर्स। अब जो कोशिका अब यहाँ से लेके आए थे, ये वाली कोशिका, ये कोशिका अब यहाँ पे आगे जाएगी और वृद्धि और परिवर्तन करेगी, निर्माण करेगी एक बड़ी कोशिका का। और आगे जाके कौन सी प्रावस्था है? एम प्रावस्था। बोला था आपको एम प्रावस्था को हम 2 प्रावस्था में बांट सकते हैं। एक प्रावस्था होगी कोशिक केंद्रक विभाजन और एक होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो एम प्रावस्था को 2 भागों में बांट दें। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो प्रावस्था है यहाँ पे होगा केंद्रक द्रव्य का विभाजन और यहाँ पे होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो ये प्रावस्था में क्या हो रहा है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ अंदर ही, केंद्रक द्रव्य विभाजन। ठीक है दोस्तों, केंद्रक द्रव्य विभाजन को हम इसी की तरह से ही, बाकी प्रावस्था की तरह से ही 4 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी है वो जरा देखते हैं। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ केंद्रक द्रव्य विभाजन की। तो जो केंद्रक द्रव्य विभाजन है तो 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों पी का मतलब है प्रोफेज, ये कुछ नाम है आपको याद हो जाएंगे। प्रोफेज। एम का मतलब है मेटाफेज। ए का मतलब है एनाफेज। और टी का मतलब है टीलोफेज। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या चीज आ गई? दोस्तों देखो, पहले तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, नीट का एग्जाम पहले नीट का नहीं होता था, पीएमटी का होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, बीच में मतलब आपको ये लगाना है, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। मतलब आप ये मानिए कि केंद्रक एक बार में विभाजित नहीं हो जाएगा, उसकी हमने 4 प्रावस्थाएं बांट ली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इन्हीं प्रावस्था को अगर आप कहें तो मैं यहीं पे देखो यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ।
ये हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सही है। जैसे ही केंद्रक का विभाजन हो गया, यानी कि केंद्रक में एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए, अब आपको कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है और इसके लिए आप यहाँ आएंगे तो केंद्रक द्रव्य विभाजन के बाद कौन सा विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। और जैसे ही कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगी दोस्तों, ये एक कोशिका है, ये आगे जाके कितनी कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी? दो कोशिकाओं में। मान लो एक तो मैंने ये बना दिया, एक अलग ही बना रहा हूं अभी, ये आपके समान में एक साइकिल पूरा हो। तो ये वाली जो कोशिका थी, ये कैसी हो गई? ये हो गई मात्र कोशिका। हो गई। और जो दो कोशिका बनी है आपके सामने, ये कौन सी हो गई? पुत्री या संतति कोशिका। बताइए, बात क्लियर? और एम अवस्था में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर का। ये भी लिख देते हैं, ये लगता है इसमें 1 आवर। पूरी एम अवस्था में 1 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आई? ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। करना क्या है हमें, जरा वो चीज देख लेते हैं। दोस्तों, आपके पास एक कोशिका थी और इनसे दो कोशिका बननी, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनने वाली चीज को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन में कोशिका चक्र होता है। कोशिका चक्र की दो प्रावस्था होती है, एक होती है अंतरावस्था और एक होती है विभाजन प्रावस्था। इसका मतलब अंतरावस्था जो होती है ये लगभग 95% भाग लेती है। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो देखो, G1 प्लस S प्लस G2, दोस्तों कितना हो गया? G1 में कितना समय लगा? 11 घंटे का, S में 8 घंटे का और G2 में कितना? 4 घंटे का। कितना हो गया? ये हो गया 23 घंटे। ठीक है। और जो 1 घंटे का समय लगा वो किसमें लगा? विभाजन करने में। यानी कि 23 घंटे के साथ अगर आप 1 घंटे जोड़ दोगे तो टोटल कितने घंटे आ गए? 24 घंटे। यही तो लगते हैं एक कोशिका से दो कोशिका बनने में। यही तो होता है जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन का मतलब ही यही है। कोशिका विभाजन का मतलब है कि एक कोशिका से दो कोशिका का बनना। कोशिका विभाजन का मतलब है कि कोशिका जब एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है तो उसी चीज को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। इस पूरे तरीके में पहले आती है जीवन प्रावस्था, जिसमें कोशिका अपने आप को तैयार करती है। एस प्रावस्था, जिसमें कोशिका अपने डीएनए को डबल करती है। G2 प्रावस्था, कोशिका अपने आप को वापस तैयार करती है। एम प्रावस्था, कोशिका विभाजन करती है। एक दिमाग में एक डाउट आता है, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं कि सर जीवन के बाद G2 के एस क्यों आ रही है, जीवन के बाद G2 आ जाती तो ज्यादा बढ़िया होता, फिर ऐसा जाती। दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा तरीका याद करने का। देखो, जीवन में जो भी कुछ बना वो एस प्रावस्था में खत्म हो गया, और जो G2 में जो भी कुछ बना वो एम प्रावस्था में खत्म हो गया। कुछ ऐसा मान लो भाई, जब शादी होती है तो शादी से पहले लेडी संगीत का मान लो एक प्रोग्राम, तो लेडी संगीत, ये लेडी संगीत, तो लेडी संगीत में जो भी कुछ से पहले जो भी कुछ बना वो लेडी संगीत में खत्म हो गया। फिर अगले दिन जो भी कुछ बनेगा वो शादी में खत्म हो गया। इतनी सी बात है। इसलिए जीवन के बाद G2 नहीं आती। ऐसा नहीं होता लेडी संगीत और शादी का खाना हम एक ही दिन बना देते, जबकि 2 दिन अलग अलग प्रोग्राम है। तो पहले लेडी संगीत का खाना बनाओ, लेडी संगीत में खत्म कर दो। शादी का खाना बनाओ, शादी में खत्म कर दो। जीवन में काम करो, एस में खत्म कर दो। G2 में काम करो, एम में खत्म कर दो। एक कोशिका से दो कोशिका ले लो, बाय 1 गेट 2 फ्री। फ्री तो नहीं है, खैर 1 से 2 ही बनो। ठीक है, समझ में आई चीज? अंतरावस्था में कोई दिक्कत? एक कोशिका से दो कोशिका बननी है
आकार बढ़ाओ, बोला था वृद्धि और परिवर्तन, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, विभाजन या परिवर्तन हो गया। अब अगर इस कोशिका को वापस विभाजन करना है दोस्तों, ये वापस आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और विभाजन नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब जरा एक बात बहुत अच्छे से समझ लो दोस्तों, बुक में एक और चीज लिख रखी है जिसे हम बोलते हैं G0 या G0 प्रावस्था। वो क्या चीज है ना, इसको समझ लेना बहुत जरूरी से। हम एक प्रावस्था के बारे में बात करें जिसका नाम है G0 प्रावस्था है, G0 प्रावस्था। ठीक, जिसे सेम क्योसेंट प्रावस्था या शांत प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत प्रावस्था। ऐसी प्रावस्था ज्यादातर पाई जाती है विद्युत की कोशिकाओं में, या फिर नहीं, ऐसी प्रावस्था ज्यादातर पाई जाती है स्थायी कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? स्थायी, जो विभाजन करने का कार्य नहीं करती। तो ये किसमें पाई जाएगी? स्थायी कोशिका। ठीक है, G0 प्रावस्था होती क्या है वो देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये पूरा चक्र कौन सा चक्र है? जीवन। बात सही है, ध्यान से सुनना, आप जरा लूज मत करना इस चीज को। ये कौन सा चक्र है? जीवन। जीवन के बाद कौन सा चक्र आया? एस। ठीक है, मान लो अगर ये कोशिका है, ये कोशिका अंदर आ गई कोशिका चक्र में, और ये कोशिका कह रही है मैं तो विभाजन नहीं करूंगी मगर मैं वृद्धि तो करूंगी, मैं अपना आकार तो बड़ा करूंगी मगर मैं विभाजन नहीं करूंगी, मेरे को विभाजन नहीं करना। तो ऐसी कोशिका क्या एस प्रावस्था में जाएगी? नहीं जाएगी। दोस्तों अगर एक बार एस प्रावस्था में कोई भी कोशिका चली जाएगी तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगी पीछे। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बीच में डिवाइडर होता है। अब चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, डिवाइडर है और हमको मुड़ना था, हम भूल गए, हम आगे निकल गए। क्या आप रॉन्ग साइड लोगे? क्या ले लेते हो मगर गलत है, हमें रॉन्ग साइड नहीं लेनी, क्योंकि रॉन्ग साइड लेना ही गलत है। तो ये वो प्रावस्था है कि ये जीवन प्रावस्था चल रही है। कोशिका कह रही है मुझे नहीं जाना है इस प्रावस्था में भैया, मुझे करना ही नहीं है विभाजन। तो कोशिका यहीं से ही वापस हो लेगी। कोशिका कहेगी भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी वृद्धि कर दी हूँ, मेरे को विभाजन करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि कोशिका केवल और केवल और केवल और केवल क्या करती जा रही है? अपने आप को बड़ा करती जा रही है, बस। कोशिका अपना विभाजन करने का कार्य नहीं करे। बैठ रही है? और ये प्रावस्था देखा जाए तो पता है कहाँ होती है? ऐसे चला रहे हैं अपन, ये भी बता देता हूं, इस प्रकार की प्रावस्था जो है ना, ये बीच में से ले रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, समझ जाओगे अब तो आप, साथ साथ ही पढ़ रहे हो। इस प्रकार की प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं? G0 या क्योसेंट प्रावस्था। यानी कि आप ये बात मान लीजिए कि अगर कोई भी एक कोशिका चक्र है और ये चक्र इसका जीवन है, तो ये जो यहाँ से लेकर ये चक्र है ना, ये है G0 प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? G0। यानी कि कोशिका यहाँ से आई वृद्धि तो कर रही है मगर कोशिका विभाजन करने के अंदर नहीं जाएगी। जो कोशिका क्या इस प्रावस्था में जाएगी? नहीं, न्यूटन ले लेगी। दैट इज द G0 प्रावस्था। तो G0 प्रावस्था ऐसी प्रावस्था होती है जिस प्रावस्था में रहने वाली कोशिकाएं आगे इस प्रावस्था में नहीं जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं केवल वृद्धि करेगी, ऐसी कोशिकाएं विभाजन करने का कार्य नहीं करेगी। G0 प्रावस्था को क्योसेंट प्रावस्था या शांत प्रावस्था बोला जाता है, लिखा हुआ है। G0 प्रावस्था में कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी। दोस्तों पहले की बुक में ये वाला डायग्राम गलत था, पुरानी बुक में देखोगे, पुरानी बुक में ये जो G0 है ना, ये ऐसे बाहर नहीं दे रखा था, वो दे रखा था यहाँ पे। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई भी कोशिका G1 से S में जाएगी तो G0 से होती ही जाएगी, मगर ऐसा तो होता नहीं है कभी, गलत है। तो G0 प्रावस्था ऐसी प्रावस्था होती है, ऐसी कोशिका जिनको विभाजन करने नहीं जाना, तो वो कोशिका कहती है मैं हाईवे पे चलूंगी क्यों, मैं तो साइड वाली सर्विस लेन पे चलूंगी। जब कभी भी हम हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे के बगल में एक सर्विस लेन चलती है जो उस सिटी के लिए होती है, कस्बे के लिए होती है। तो हाईवे पे जो बंदा आपको सीधा जाना है, बहुत स्ट्रेट जाना है, स्पीड से जाना है, वो तो हाईवे पे चल जाएगा, और जिसको गांव में जाना है, कस्बे में जाना है, वो सर्विस लेन से जाएगा। तो G0 तो सर्विस लेन है, और ये वाली जो प्रावस्था है जीवन वाली और एच वाली ये जो प्रावस्था है, ये तो हाईवे। तो कोशिका के ऊपर निर्भर करता है कि कोशिका को हाईवे से जाना है, कोशिका को कहां जाना है, कोशिका को विभाजन करना है या फिर कोशिका को शांत रखना। बैठ गया 100%, 100% बैठनी चाहिए दिमाग में। 1% भी ये नहीं है सर, रह गई, रहनी नहीं चाहिए बस।
रहनी नहीं चाहिए, आना चाहिए सबको, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। डायग्राम दोबारा बनाए हैं पूरा बढ़िया तरीके से। जो भी दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो पूछ लो, फटाफट से बोलो सर नहीं आया, बताओ क्या है ये, पूछो, जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? डन। चले अब आगे। अब चालू करते हैं हम कौन सी व्यवस्था। जीवन हो गई, एस हो गई, G2 हो गई। अब हम प्रावस्था चालू कौन सी करेंगे, ये वाली एम प्रावस्था। और एम प्रावस्था में कौन सी, केंद्रक द्रव्य विभाजन प्रावस्था। और जैसे ही हम केंद्रक द्रव्य विभाजन कर लेंगे फिर कौन सा आएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्र द्रव्य विभाजन बताना कितने प्रकार के, छुपा लिया मैं, बोलो। केंद्र द्रव्य विभाजन कितने प्रकार के हैं, बोलो। प्रोफेज, पीएमटी, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। तो बता पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो नहीं बता पा रहे एक बार और देखो फिर सोचो, ठीक है। डन। चले अब जरा आगे समसूत्री विभाजन की ओर कुछ कुछ बढ़ते हैं समसूत्री विभाजन की तरफ, ठीक है। बट मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूँ, विभाजन समसूत्री विभाजन के से पहले हम लोग चक्र वगैरह के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक हमने एक टॉपिक पूरा किया जिसका नाम था कोशिका चक्र। किया हमने इसी चक्र में देखा कि जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था में क्या क्या काम होता है, ठीक है। हमने ये बात भी देखी कि जीवन प्रावस्था में जो कोशिका होती है तो कोशिका अपने आप को एस प्रावस्था के लिए तैयार करती है, और जो एम प्रावस्था में कोशिका होती है वो अपने आप को G2 प्रावस्था के लिए तैयार करती है। बात सही है? 100% सही है। याद रखना एक चीज, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ उसका मतलब वही है जो मैंने आपसे पहले भी कहा। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लेडीज संगीत है तो लेडीज संगीत का खाना तो लेडीज संगीत से पहले बनेगा, और यहाँ पे जो खाना बना वो लेडीज संगीत में खत्म हो गया, और जो उसके बाद खाना बना वो दोस्तों शादी में खत्म हो गया। यानी कि असली काम तो शादी है और शादी ये हो गई। बात क्लियर? 100%। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि लेडीज संगीत और शादी का खाना एक ही दिन बना लो। अब एक्सेप्शन के दिमाग में लगा के मत बैठ जाना, सर नहीं ये तो हमारे तो हुआ था। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना, सामान्य, ठीक है। तो नॉर्मल चलना मत थोड़ा सा, ठीक है, सामान्य चलो। जीवन प्रावस्था में कोशिका जो भी कार्य करेगी उन सारे कामों को पूरा कर दिया जाएगा, और इस सारे काम को पूरा करने के बाद कोशिका कहाँ चली जाएगी, एस प्रावस्था में। बात सही है कि नहीं है? 100%। गॉट इट। जब एस प्रावस्था में कोशिका चली गई तो अब कोशिका के पास जो उसने जीवन में बनाया था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कोशिका अपने आप को किससे तैयार करेगी, एम प्रावस्था के लिए। और जब कोशिका अपने आप को एम प्रावस्था के लिए तैयार करेगी तो कोशिका अपने आप को तैयार किसमें कर लेगी, पहले G2 में। यानी कि एस प्रावस्था के लिए कोशिका को तैयार जीवन में होना है, और एम प्रावस्था में के लिए कोशिका को तैयार G2 में होना है। तभी हम जीवन G2 नहीं लिखते, हम जीवन एस G2 लिखते हैं, क्योंकि जीवन के बाद एस प्रावस्था, एस प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था, G2 प्रावस्था के बाद एम प्रावस्था। 100% मेरी बात क्लियर है? खोपड़ी में जा रही है ना? जाने देना अपना। अब इतने सब टॉपिक के बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मगर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है चेक पॉइंट। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। कभी सिनेमा घर में गए हो? जब कभी भी सिनेमा घर में गए हो तो सिनेमा घर में जाने के लिए नीचे से टिकट लेनी पड़ती है, कहीं नीचे ऊपर जहाँ पे भी आपका सिनेमा है। और फिर टिकट लेने के बाद सिनेमा घर में जाना पड़ता है। वहां पे एक आदमी बैठा होता है जो खड़ा होता है, तो आपसे यूं कहता है अच्छा तुम्हें वहां बैठना है, तुम्हें वहां बैठना है, तुम्हें वहां बैठना है, तुम्हारी वो सीट है, तुम्हारी वो सीट, तुम्हारी वो सीट।
मतलब तुम टिकट लेके गए हो नहीं गए हो, और तुम्हारे पास जिस सीट की टिकट है तुम वहीं पे ही बैठे हो नहीं बैठे हो, इस चीज को क्या किया जाएगा, चेक। तो उस चीज को हम चेक पॉइंट बोल रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम लोग तो नहीं जाते, हम तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सिनेमा अगर नहीं जाते कभी, दोस्तों कभी ट्रेन और बस में तो बैठे ही होंगे, और अगर ट्रेन और बस में भी नहीं बैठे तो गिनीज बुक वाले इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फटाफट जाके अपना नाम लिखवा के आए। गिनीज बुक वाले कह रहे हैं ऐसा कौन सा इंसान है पृथ्वी पर जो आज तक ट्रेन और बस में नहीं बैठा हो, ठीक है। तो जो ट्रेन के अंदर तो होता है टीटी, और बस के अंदर होता है कंडक्टर। तुम टिकट लेके ट्रेन और बस में चढ़े हो नहीं चढ़े हो, ये चीज टिकट तुम्हारी चेक करने का काम किसका होगा, कंडक्टर का या टीटी का। वो कहेगा हाँ भाई हाँ तेरी टिकट है, चल भाई चल तू वहां बैठ ले, हाँ भाई हाँ तेरी भी टिकट है, चल भाई चल तू वहां बैठ ले, फटाफट बैठ लो अपनी अपनी जगह पे। तुमने कहा चलो सर बहुत बढ़िया है, बैठ दिया। दोस्तों उनको अपनी अपनी जगह बैठाने का जो कार्य कर रहा है, वो कार्य कौन कर रहा है, वो कार्य कर रहा है टीटी और कंडक्टर। ऐसे ही आपकी कोशिका को जो काम दिया गया था जीवन के अंदर, कोशिका ने वो सारा काम पूरा किया या नहीं किया, वो चेक कहाँ होगा, अस्त्रावस्था में। आपकी कोशिका को जो भी चीज चाहिए एम में, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो कहाँ पे होगा, G2 में। बात सही है। तो इन्हीं चीजों को हम चेक पॉइंट बोलते हैं, जहां पे कोशिका चेक की जाती है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो भाई चलो भेजो भेजो। अबे इसके पास तो ये चीज है ही नहीं, अभी रोक लो इसको, रोको इसको, पहले रोको इसको, भेजो मत आगे। कर क्यों, कह इसके पास तो अभी बहुत सारी चीज नहीं है। कह ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भेजते। क्योंकि अगर एक गलत कोशिका आगे चली गई तो दोस्तों आगे बनने वाली जितनी भी कोशिका होगी वो सारी गलत बनेगी। और जब आगे बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अगर वो गलत बन रही है, तो मान लीजिए एक बात, तो कोशिकाएं अगर आगे बनने वाली गलत बन रही है तो उसके आगे बनने वाली भी गलत बनेगी, और गलत 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 होता जाएगा, गलत कोशिकाओं की संख्या शरीर में बढ़ जाएगी। और जब इस प्रकार का परिवर्तन, जो गलत परिवर्तन होता है, तो दोस्तों उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। एक चीज कही जाती है कई बार कि सर्जित सर यहाँ पे आपने पढ़ा दिया, क्या ये पढ़ना जरूरी था। बिल्कुल, कोशिका विभाजन आप पढ़ रहे हैं तो आप चेक पॉइंट तो पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए गलती है तो कैसे संभलेगी। क्योंकि अगर गलती हो गई तो उसको संभालना बहुत जरूरी है। गलती हो गई उसको नहीं संभाला गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो गलती हो रही है तो उसको हाथों हाथ क्या कर लो, संभाल, ठीक है भाई। अगर इसी चीज की मैं बात करूं चेक पॉइंट की, तो चेक पॉइंट के लिए आपके शरीर में या कोशिका के पास खुद के चेक पॉइंट होते हैं, जिस चेक पॉइंट से कोशिका गलतियों को सही करती है। यानी कि जितनी भी त्रुटियां होती है ना, जितनी भी त्रुटियां होती है ना, उन त्रुटियों को क्या किया जाता है, सही किया जाता है। किसके द्वारा, चेक पॉइंट के द्वारा। बात अच्छे से क्लियर है मेरी। जितनी भी त्रुटियां हो गई, इन सारी त्रुटियों को सही किया जाएगा चेक पॉइंट के द्वारा। और ये चेक पॉइंट जो होते हैं, इनको हम अगर बताते हैं तो हम इस नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं साइक्लिन। साइकिल नहीं है, साइक्लिन है। और दूसरा होता है CDK, इसका नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या निर्भर काइनेज। दोस्तों साइक्लिन CDK के बिना अधूरा है, और CDK साइक्लिन के बिना अधूरा है। ये ऐसे हैं जैसे जैसे पेन का कैप और पेन, तो ढक्कन और पेन ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, ऐसे ही अधूरे हैं। मैं बायोलॉजी के बिना अधूरा हूं, मैं आपके बिना अधूरा हूं, आप मेरे बिना अधूरे हो, यही अधूरापन है। आपके में और मेरे में रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा जब हम अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ऐसे ही मिलने वाली चीज है साइक्लिन और CDK के साथ, ठीक है। आपके पास आपके शरीर में जो चेक पॉइंट होता है, ऐसा जो आप मानते हैं, उसमें कितने प्रकार के साइक्लिन होते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो साइक्लिन होते हैं वो होते हैं साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A और साइक्लिन M। एक वर्ड याद रखना, डीम। क्या याद रखोगे, डीम।
DEAM। तो ये डी में एक वर्ड याद रखना, ये है साइक्लिन। चेक करेंगे कोशिका को, और कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे ये साइक्लिन, वो बता देता हूँ। दोस्तों साइक्लिन जो डी होगा वो स्थित होगा, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा अलग से, देखो ये बंद कर दिया, साइक्लिन डी। चेक करेगा जीवन की कोशिका को कौन, साइक्लिन डी। बहुत बढ़िया। एस प्रवस्था में कौन है, ई। तो यहाँ पे कौन चेक करेगा, ये रहा देखो, ये साइक्लिन ई। यहां पर भी एक साइक्लिन होगा जिसे हम बोलेंगे साइक्लिन ए। और दोस्तों प्रोफेज के बाद मेटाफेज बताया था ना, तो मेटाफेज में एक और चेक पॉइंट होता है, ये रहा, इसे हम बोलेंगे साइक्लिन एम। तो याद रखना DEAM। अगर मैं आपसे कहूं कि साइक्लिन डी कहां उपस्थित होता है, तो आप कहोगे सर एस में, जीवन में। मैंने कहा ये कहां होता है, एस में, ये सर G2 में, और ये सर MM में। यानी कि माइटोटिक यानी कि विभाजन प्रावस्था की एम प्रावस्था में कौन उपस्थित होगा, साइक्लिन एम। यहां तक कोई दिक्कत है, श्योर, अच्छे से। इसका मतलब अगर कोशिका जीवन के अंदर जितना भी काम कर रही है, अपने आकार को वृद्धि कर रही है, इसके अलावा RNA का निर्माण कर रही है, TNTP का निर्माण कर रही है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का, इसके अलावा प्रोटीन का निर्माण कर रही है, एंजाइम का निर्माण कर रही है, तो इन सबका ही निर्माण जो कोशिका हो रही है वो क्या कर रही है, जीवन में। कोशिका यहाँ से आगे निकली, चल रही है, गाना गाते हम हेराई प्यार के, चल रही है, आगे आ गया चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में रुक गई, फिर क्या हुआ, रुक जा। अच्छा RNA है, ये है, ये है, ठीक है। एंजाइम है, प्रोटीन है, नहीं है, तो भैया रुक जा, अब तू आगे नहीं जा सकती। याद है, तू अपनी गलती का सुधार ले। अगर मैं देखो आगे जाने दूंगी तो तभी जाने दूंगी जब तेरे पास ये सारी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकाल देगी। ये काम करता है साइक्लिन। दोस्तों याद रखना, इसको हम बोलते हैं अग्र जीवन, जल्दी, अर्ली जीवन। इसको हम बोलते हैं लेट जीवन, पश्च जीवन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि चेक पॉइंट कहां उपस्थित होता है, तो आप क्या बोलोगे, अग्र जीवन में या पश्चिम जीवन में, पश्चिम में, मतलब बाद में। इसका मतलब है मैं अगर किसी भी चीज की शुरुआत करता हूं यहां से यहां तक, और मान लो दोस्तों मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ये रहा, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो इस चीज को हम बोलेंगे अर्ली, और इसे हम बोलेंगे लेट। अग्र और पश्चिम, याद रहेगी दोनों चीज। अब दोस्तों हुआ यहाँ पे क्या है कि अगर कोशिका यहाँ से आगे जा रही है तो कोशिका को चेक पर करेगा साइक्लिन डी। याद रखना, इस साइक्लिन डी को हम बोलते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं, जीवन एस, क्योंकि सेल कहां से जा रही है, कोशिका जीवन से, और कहां पे जा रही है, एस में। तो चेक पॉइंट का नाम क्या हो गया, जीवन एस चेक पॉइंट। बहुत बढ़िया, जीवन एस चेक पॉइंट। बात क्लियर। अब कोशिका सब कुछ ओके है, चेक पॉइंट ने क्या कर दिया, अच्छा भाई सब कुछ ठीक है, चलो भाई चलो आगे चलो। फिर यहाँ पे जाने के बाद डीएनए का क्या होगा, प्रतिकृतियन। आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रतिकृतियन क्या होता है, वो भी बता दो। वैसे तो डिटेल आएगी अभी आगे, मगर इतना समझो, अगर एक कोशिका में ये डीएनए है, ठीक है, तो ये डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा। ऐसे ही समझा रहा हूं बस। इस चीज को हम बोलेंगे प्रतिकृतियन। एक डीएनए से कितना बनना, 2 डीएनए बनना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन, डीएनए का प्रतिकृतियन। अब यहाँ पे तो बहुत सारे काम थे। यहाँ पे काम क्या क्या थे, यहाँ पे काम थे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन का काम था, यहाँ पे काम था सेंट्रियोल का, तारक का, इंद्र का, यहाँ पे काम था डीएनए के प्रतिकृतियन का सारा। अगर डीएनए का प्रतिकृतियन सब कुछ ओके हो गया, कितना टाइम इसको करने के लिए, 8 घंटे, सब कुछ ओके है, तो सेल कहां चली जाएगी, आगे। आगे कौन स्थित है, चेक पॉइंट। कई बुक के अंदर ये वाला चेक पॉइंट दे नहीं रखा, मगर आप लोग मानेंगे चेक पॉइंट को क्या बोलते हैं, साइक्लिन ही। चेक करेगा, कर लो, क्या होगा, चेक करने दे, क्या होगा भाई,
चेक करेगा कि रेप्लिकेशन सही करके आया यानी कि प्रतिकृति सही करके आया नहीं करके आया, चेक करेगा इसको। इसके बाद इस चेक पॉइंट को, साइकिल ई वाले चेक पॉइंट को, कोशिका देखो कहां से जा रही है, एस से, कहां पर जा रही है, G2 में, तो इसको क्या बोलते हैं, SG2 चेक पॉइंट। इसी है ना, कहां से जा रही है, ये है G1 से S में जा रही है तो G1 है चेक पॉइंट, ये G2 से, ये S से G2 में जा रही है तो SG2 चेक पॉइंट। कोई कोशिका यहां से यहां जाएगी तो साइकिल ए का नाम क्या हो गया बताओ, ये इसका नाम हो गया G2N चेक पॉइंट। क्या चेक पॉइंट हो गया, G2N, यहां पे लिख रहा हूं G2N चेक पॉइंट, ये एक चेक पॉइंट है। तो ये सब चेक पॉइंट क्या करेंगे, चेक करेंगे सब चीजों। दोस्तों इसमें कई बार आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि सर आखिर चेक पॉइंट से फायदा क्या हो रहा है, क्या सच में कोई फायदा हो रहा है। ये एक चीज नहीं है जो इस चीज का फायदा करे, बहुत सारी चीजें जब आपस में मिलती है ना तो पूरे चेक पॉइंट का प्रॉफिट किया जाता है, क्योंकि कोशिका को चेक करना जरूरी है। अगर एक बार एक कोशिका गलत चेक होके आगे चली गई तो आगे जाने वाली जितनी भी कोशिका जा रही है वो वापस भी चेक करोगे तो कभी भी गलती पकड़ी नहीं जाएगी, और अगर वो गलती पकड़ी नहीं जा रही तो इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है जिसमें मुझे बॉटल में वाटर फिल करना है, बॉटल में वाटर, अब 1 लीटर की बोतल है तो मुझे उसमें 1 लीटर वाटर फिल करना है, ठीक है। मगर मेरी मशीन में दिक्कत हो गई क्या कि वो 1 लीटर की जगह कुछ कम जल भर रहा है, कंप्यूटर वाली है। अब अगर मैंने एक बार पकड़ ली तो ठीक है, ये तो जितनी भी बोतल में भरूंगा आगे सारी बोतल कैसी आएंगी जिस बोतल के अंदर तो जो पानी होगा वो कमी भरा हुआ होगा, क्योंकि वो बोतल कभी भी चेक नहीं की। यही चीज है यहाँ पे, आप लोग जितनी भी कोशिका को आगे भेज रहे हैं कोशिका विभाजन के लिए, तो कोशिका को चेक कर लो, खुद पर जाके देख लो भैया, कोशिका को देख लो भैया इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम कहोगे नहीं नहीं सर सब कुछ बढ़िया है, करा लिया, तब जाने दे। मेरा दिक्कत होती है तो सर क्या करते हैं दोस्तों, दिक्कत होती है तो या तो उसको सही कर दो, और अगर आपसे दिक्कत सही नहीं हो रही है दोस्तों फिर उस कोशिका को बाहर कर दो, उसको आगे मत भेजो। क्योंकि अगर एक कोशिका आगे गलत जाएगी तो वो पकड़ी तो जाएगी नहीं, क्योंकि चोर एक बार नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है दोबारा भी नहीं पकड़ा जाए, और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो दोस्तों बनने वाली सारी कोशिकाएं ही गलत बनेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिका इन सब चीजों को कंट्रोल करती है, ये खुद का रेगुलेशन है, कोशिका खुद को रेगुलेट करती है, खुद को संभालती है कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, कह रहा हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, कह रहा बहुत बढ़िया जाने दो। गलत चल रहा है क्या, कह रहा हाँ भैया गलत चल रहा है, कह रहा रोक दो, सही करो, हो गया भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रोको, सही करो, भेज दो, ये सारी चीजें जरूरी है कोशिका विभाजन में। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बाकी बात आपको समझ में आई होगी। ये बात तो याद रखना, साइक्लिन जो होंगे काम किसके साथ करेंगे, सीडीके के साथ, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये ऐसी चीज है जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक घर में युक्ति होती है, एसी फ्रिज वगैरह कुछ भी, ये बिना प्लग के काम नहीं करते, इनको बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए तो एसी तभी चलेगा जब आपके पास बिजली उपस्थित होगी। क्लियर, इसका मतलब साइक्लिन कब काम करेंगे, जब सीडीके हो। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि आखिर ये सब काम होता कैसे। मान लो दोस्तों आपके पास एक डीएनए, ध्यान से समझना, ये डीएनए, अब डीएनए प्रेजेंट है और मान लो डीएनए टूट गया बीच में से, ये डीएनए होता है, आपने पहले भी कभी इसकी संरचना तो बनाई होगी, मगर मान लो दोस्तों डीएनए टूट गया यहां से। अब क्या मानते हो, प्रतिकृति मान लो आप डीएनए को कर रहे हो मगर पूरा प्रतिकृति नहीं हुआ, डीएनए टूट गया। अब क्या मानते हो, जो डीएनए बना है सही बना क्या, नहीं, कोशिका को इसको सुधारना चाहिए, आगे भेजना चाहिए, सुधारना चाहिए, ठीक है। सुधारने के लिए रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, भाई रुकेगी तभी तो सुधारेगी। ऐसे 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 करके कोशिका आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो कोई गड़बड़ा रही है, रोक लो उसको, चल रुक, पहले तो सही कर देते हैं, अब जो ठीक है चल अब तो आगे चलेगा। यानी कि इसको कोशिका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोकना पड़ेगा। दोस्तों रोकने के लिए मान लो अगर आपने इस डीएनए के ऊपर कौन सी लाइट चली गई, यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें चली गई और आपका डीएनए टूट गया, तो डीएनए टूटने के बाद डीएनए को रोकने का कार्य है, इस कोशिका को रोकने का कार्य एक प्रोटीन करता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या होता है, P53। इस P53 प्रोटीन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है,
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जाता है और इसके बढ़ने की वजह से कोशिका क्या हो जाती है, रुक जाती है। दोस्तों, रुकने को हम एक नाम और बोलते हैं, अरेस्ट करना। अरेस्ट का मतलब जेल में बंद कर देना, उसको रोक देना। अगर आपका डीएनए टूट गया तो उस डीएनए को आगे नहीं भेजा जाएगा, उस डीएनए को सुधारा जाएगा। और डीएनए को सुधारने के लिए आपके शरीर में क्या उपस्थित है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, P53। ये प्रोटीन क्या काम करेगा, ये अपनी सांद्रता को बढ़ा लेगा, बढ़ा ली सांद्रता को। अब डीएनए जो कोशिका है वो आगे नहीं जा पाएगी। आप कहोगे सर कैसे याद रखे, देखो ये मैं हूं कोशिका, ये मेरे पास डीएनए, ठीक है। मगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डीएनए टूट गया। अब मैं आगे जाना चाहता हूँ मगर मुझे यहीं पे रोक लिया जाएगा। कह रहा नहीं भैया तुझे आगे नहीं जाने देंगे। कह रहा क्यों, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। अब जाने के लिए दोस्तों बीच में गड्ढा है बहुत बड़ा। अब गड्ढे के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, वो पानी का जो आयतन है ना, जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ऊपर तक आ जाएगी यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ से वहां नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब जो P53 प्रोटीन होता है, ये P53 ज्यादा बनने लग जाता है और कोशिका को वहीं की वहीं रोक लेगा। कह रहा है आपको अंडर अरेस्ट किया जाता है, आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपके अंदर डीएनए में कुछ परिवर्तन है, यही रुक जाओ चुपचाप। और ये रोकने का काम कौन करता है, P53। तो ये बात याद रखना, डीएनए प्रतिकृतियां जब होता है तब उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, और इसी गड़बड़ को सुधारने का कार्य भी डीएनए अपने आप कर सकता है। और इसके लिए P53 जरूरी है क्योंकि कोशिका का रुकना जरूरी है। साथ साथ जो आपका डीएनए उसको भी सुधारना जरूरी है। बात क्लियर अच्छे से। एक चेक पॉइंट और आता है, मैंने यहाँ पे बताया था, जिसका नाम था एम। और एम चेक पॉइंट क्या होगा, मेटाफेज। दोस्तों देखो, इस चेक पॉइंट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मगर मेटाफेज वाला चेक पॉइंट मैं तब ज्यादा डिस्कस करूंगा जब मैं आपको मेटाफेज पढ़ा दूंगा। बाकी इस चेक पॉइंट में क्रोमोसोम या गुणसूत्र को बीच में रखा जाता है। इतनी सी बात समझाऊंगा बस, कि मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था, अगर मान लो ये कोशिका है, मैं गुणसूत्र हूं, और एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, इसने मुझे रस्सी से यहाँ बांध रखा है, इसने मुझे रस्सी से यहाँ बांध रखा है, मैं अगर बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, बीचों बीच ये रहा, तो दोस्तों अब ये दोनों मुझे बराबर बल से खींचेंगे तो मेरे दो बराबर भाग होंगे, आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा। सही है। गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में भी समान ही जाएगी। मगर अगर मैं इस साइड हो गया तो दोस्तों मेरा ज्यादा भाग इसकी तरफ जाएगा क्योंकि इसकी तरफ बल ज्यादा लग रहा है। अगर मैं इस साइड हो गया तो मेरा ज्यादा भाग इसकी तरफ जाएगा क्योंकि अब ये बल ज्यादा लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिका को देखना पड़ता है कि भैया कोशिका बीच में ही है क्या। अरे हाँ बिल्कुल बीच में। मेटा का मतलब ही ये मान लो बीच में होता है, तो वहां चेक पॉइंट होता है। कहता रुक जाओ, मैं मान लो कोशिका हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ मैं अभी, तो मैं किनारे पर हूँ, तो मेरे से यूं कहेगा रुको भाई, तो क्या बीच में आओ। मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है, हाँ भाई अब सब कुछ ओके है, ठीक है भाई विभाजित कर दो, अब विभाजन हो जाएगा मेरे। तो मेटाफेज एक चेक पॉइंट होता है जिस चेक पॉइंट में इस चीज का विभाजन होता है, और इसी चेक पॉइंट को दोस्तों हम एक नाम बोलते हैं, इस चेक पॉइंट को बोलते हैं एमपीएफ, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, एमपीएफ या मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्या लिख रहा हूं मैं, फैक्टर बोल दो या कारक बोल दो, और यही एमपीएफ है। ये रेगुलेट करता है या देखता है कि कोशिका जो बिल्कुल कोशिका है वो मध्य में उपस्थित है या नहीं। समझ में आ रही बात दोस्तों, यही चीज होती है जिसे हम बोलते हैं चेक पॉइंट। मैं आपको जरा थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ अभी तक जो हमने देखा, क्योंकि अब जो बात चालू होगी वो प्रॉपर समसूत्री विभाजन की होगी, बिल्कुल प्योर रूप से। दोस्तों अभी तक हमने बात की कि जो कोशिका होती है वो विभाजन करती है, ये कोशिका का धर्म है, ये कोशिका का गुण धर्म है। तो कोशिका कहेगी पहले तो मैं वृद्धि करूंगी फिर मैं विभाजन करूंगी। बात सही है, क्योंकि अगले लेक्चर में मेरी ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, अब दिमाग अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, कोशिका जब विभाजन करेगी तो विभाजन करने से पहले अपने आप को तैयार करेगी, फिर कोशिका विभाजन करेगी। कोशिका के तैयार करने की अवस्था को हम अंतरावस्था या इंटरफेज बोलते हैं, विभाजन करने की व्यवस्था को ये बोलते हैं। जिससे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। याद होगा आपको बहुत कुछ।
कोशिका जब विभाजन करती है तो उस चीज को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में अंतरावस्था लगभग 95% होती है और विभाजन प्रावस्था लगभग लगभग 5% होती है। यानी कि अगर आपकी एक कोशिका विभाजन करती है, आपके मनुष्य की बात कर रहा हूं, तो लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिनमें 23 घंटे कोशिका आपका अपने आप को तैयार करती है। जैसे आप अपने आप को एग्जाम के लिए पूरे साल तैयार करती हो और 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो कोशिका अपने आप को तैयार करती है और केवल 1 घंटे का कोशिका का एग्जाम है। 1 घंटे में कोशिका कर लेगी विभाजन, मगर एग्जाम बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए अंतरावस्था जो होती है, इसकी 3 प्रावस्था होती है, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, जीटी प्रावस्था। मनुष्य के केस में 11 घंटे की जीवन प्रावस्था, 8 घंटे की जीटी प्रावस्था और 4 घंटे की 11 घंटे की जीवन प्रावस्था, 8 घंटे की एस प्रावस्था और 4 घंटे की जीटी प्रावस्था होती है। याद रखना 11, 8, 4, 1, तो ये टोटल 24 घंटे हो जाते हैं। अगर जीवाणु की कोशिका है तो विभाजन होने में टोटल जो समय लगता है कोशिका चक्र में वो कितना लगता है? 20 मिनट, 20 मिनट का। अगर ईच की कोशिका है तो 90 मिनट का समय लगेगा, आपको बताया था, तो प्लीज याद रखिए। ऐसी कोशिका जो विभाजन करती रहेगी, वो हमेशा चक्र को फॉलो करेगी, इसमें चलेगी। ऐसी कोशिका जो विभाजन नहीं करेगी वो कहेगी मैं तो भैया विद्युत तक कोशिका नहीं हूं, मैं तो स्थायी हूं, मेरे को नहीं करना विभाजन, उसको G0 से बाहर भेज देंगे। क्योंकि अगर एक बार कोशिका आगे चली गई, याद रखना यूटर्न, एक बार तुमने यूटर्न छोड़ दिया तो गाड़ी नहीं उड़ा पाओगे, निकल लो सीधा। ये लोकल रोड नहीं है कि कहीं पे भी मन किया ओहो ये तो गाड़ी मुड़ गई, चलो भाई मोड़ लो, ऐसे नहीं करने का, सीधा चलो। बिल्कुल रुकना मोड़ना कब है? जब जगह होता है ना। हमारे गांव में, शहरों में आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनफैक्ट ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहे, ये गली निकली, वो ऐसे नहीं करेगी, ओ गली क्लियर, चलो भाई मोड़ लो, ऐसा गलत। कोशिका नहीं कहती, कोशिका कहती है भैया अपने हिसाब से चलो, वही आपको अपने हिसाब से चलना है। जीवन एस और G2 हो गया। जीवन एस और G2 में क्या क्या काम होगा मैंने आपको बता दिया था। अब जो काम होगा और जिसको जो काम दिया है वो उसने काम किया है नहीं किया, इसके लिए मैनेजर होते हैं सबके पास। जीवन के पास मैनेजर का नाम साइक्लिन डी, एस के पास मैनेजर का नाम साइक्लिन ई, G2 के मैनेजर का नाम साइक्लिन ए और मेटाफेज के मैनेजर का नाम साइक्लिन एम। ये चार चेक पॉइंट है आपके पास। बुक के अंदर कई में 3 भी रखे, एक है जीवन का, एक है G2 का और एक है एम का। ये वाला चेक पॉइंट कई बुक में एस का नहीं बता रखा, मगर हमने बताया। जब कोशिका यहाँ से जीवन से आगे जा रही है तो चेक पॉइंट चेक करेगा, कर रुक जा, तेरे को सब कुछ बनाना था, तूने सब कुछ बना लिया, ठीक है भैया आगे चल। नहीं करा, तेरे पास कुछ काम है तो उसको पूरा कर, तू नहीं कर सकती तो तू कोशिका चक्र से कहाँ जा, बाहर भेज देगी, यहाँ से आगे नहीं भेजेगी, गड़बड़ नहीं करेगी, कोई रिश्वत नहीं चलती यहाँ पे, ये रिश्वत का काम ही नहीं है। यहाँ पे तो काम है भैया ईमानदारी से काम करो अपना, तो ईमानदारी वाला काम है। ऐसा ये कोशिका आगे जाएगी, हर जगह चेक होती रहेगी कोशिका। जैसे एस प्रावस्था के अंदर प्रतिकृतियन होता है, तो यहाँ पे भी प्रतिकृतियन चेक हो सकता है। यहाँ पे चेक हो जाएगा कि हाँ भाई प्रतिकृतियन सब कुछ ओके हुआ है, करा ओके हुआ है, करा नहीं हुआ, करा पकड़ लो। ये फिर P53 भी यही काम करेगा। ये कहेगा रुको भाई गड़बड़ हुई है क्या, करा चलो भाई मैं मेरा अनुमान बढ़ा रहा हूँ। ये अपना आयतन बढ़ाने की कोशिश करता है, कोशिका को जकड़ लेता है, कोशिका अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, नहीं कि भाई इसको सही किया जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है। फिर कोशिका आगे जाएगी। मेटाफेज का आपको बता ही दिया, गुणसूत्र बीच में होने चाहिए, क्योंकि बराबर भागों में गुणसूत्र को बांटना है। तो अगर गुणसूत्र एक तरफ होंगे तो एक तरफ ज्यादा चले जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा। कोई 2 बंदों के बीच में अगर 10 रुपए का विभाजन हो रहा है और एक बंदे के पास 6 रुपए आ गए तो दूसरे के पास 4 रुपए आ गए, एक के पास 5 है तो दूसरे के पास 5 है। अगर वो 2 ही में बैठ सकते हैं तो यही चीज है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा चीज है जिसे प्यारे साथियों हम लोग बोलते हैं चेक पॉइंट। समझना है आपको, बस इससे डिटेल में आपको जाना भी नहीं है, इतना ही है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे कमेंट कर देना, मुझे फोन करना, मुझे इससे कांटेक्ट करना और मुझे बता देना कि सर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ा दो, पढ़ा देंगे, ठीक है। बट आपके लिए इतना जरूरी है, इतना आपको जरूरी है, इतना आपको पढ़ना है। एक कोशिका को संभालना बहुत जरूरी होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं चेक पॉइंट। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। स्वागत करते हैं अब हम सब अगले लेक्चर में। जिस चीज को हम उठाने वाले हैं ना, इसका नाम क्या है? समसूत्री विभाजन। दोस्तों लेक्चर मत छोड़ना एक भी बीच में, हर कोई लेक्चर दूसरे लेक्चर से जुड़ा हुआ है, साथ रहेंगे।
पूरा कर देंगे, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, चले फिर समझौते की तरफ। चलिए मैं चलता हूँ। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।